हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन। वैसे सामान्यतः इसको सुनेंगे आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाकी सरल आवर्त गति का सही मतलब होगा सिंपल पीरियोडिक मोशन। बाकी फेमस हम लोगों के बीच में वो SHM के नाम से है। हमने कई बच्चों के मुँह से सुना है, क्या तुम्हें SHM आता है? तो आप भी आज से बोलोगे हाँ आता है। तो सरल आवर्त गति में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ता आवर्त या आवर्त गति क्या है। तो आवर्त गति के अंतर्गत हम लोगों को क्या बोलना है कि एक निश्चित पथ पर एक कांस्टेंट मोशन आपको करना है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो सामान्यतः आवर्त का अर्थ गोल गोल घूमने से लिया जाता है, सामान्यतः, हमेशा नहीं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किस गति का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे आवर्त गति का उदाहरण है। घड़ी के कांटे लगातार इस प्रकार से घूमते रहते हैं, ठीक है, चाहे तीनों में से किसी भी कांटे की बात करो आप, तो वो भी कौन सी गति का उदाहरण है? सरल आवर्त, नहीं केवल आवर्त गति का उदाहरण है। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने जो मोस्टली पढ़ रखा है कि सर में तो ये पढ़ा है ऐसे ऐसे इस प्रकार से दोलन करना, तो इसको भी आप लोग आवर्त गति कह सकते हैं, पर पूर्णतः आवर्त गति नहीं है। आवर्त गति का मतलब होता है आपको एक निश्चित समय के बाद एक ही बार एक से निकलना। पर यहाँ पे क्या होता है, इस वाले बिंदु से आपको ऐसे ऐसे करके, समझिए यहाँ पे कोई बिंदु था तो यहाँ से आपको ऐसे गए और फिर वापस आए, तो एक बिंदु से कितने बार निकले आप? 2 बार। तो आवर्त का मतलब मोस्टली होता है एक चक्कर, ठीक है। जब इसी आवर्त को आप दोलन या सरल आवर्त गति के रूप में बोलेंगे तो फिर हम लोग उसको अलग से बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि किसी भी प्रकार के मार्ग से जब आप एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराते रहते हो तो उस गति को हम लोग आवर्त गति कहेंगे, चाहे वो चक्कर में हो, चाहे ये हो प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? आवर्त गति मान लेते हैं। बाकी आवर्त गति जो है उसको आप 2 प्रकार में बांट दोगे। जब हम लोग इस प्रकार की गति करेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे दोलन गति, और जब हम लोग इस प्रकार से ऐसे ऐसे होंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे सरल आवर्त गति। बाकी अभी आखिरी शब्द फिर से यही बोलेंगे कि जब हम लोग किसी मार्ग पर लगातार निश्चित समय के बाद किसी बिंदु को बार बार रिपीट करते हैं तो उस वाली गति को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सरल आवर्त गति या आवर्त गति। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर, तो पीछे हमने जो आपसे बोला, हम खुद थोड़ा फंस रहे थे, तो पीछे हमने आपसे क्या बोला कि जब आप ऐसे ऐसे घूमोगे तो ये आवर्त गति है, ठीक है। तो उसी आवर्त गति का एक उदाहरण क्या बने? दोलन गति। तो अब आपको क्या करना है, किसी साम्य स्थिति के इधर और उधर गति करना है, तो इस वाली गति को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इस वाले उदाहरण में देख सकते हो कि ये जो पिंड है एक अपनी साम्य स्थिति के लगातार यहाँ और फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ जा रहा है, तो इसकी गति को हम लोग कौन सी गति कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी देना है आगे जाके कि यदि आप हम लोग देखते कंपन का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह पे, वो लगातार खड़े खड़े क्या करते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे होते हैं, तो मान लीजिए उनकी साम्य स्थिति है, उससे थोड़े से वो यहाँ जाएंगे, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति में आएंगे और फिर से कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे। तो इस प्रकार से लगातार ऐसी ऐसी गति को भी हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? दोलन गति या फिर कंपनिक गति या फिर वाइब्रेटिंग मोशन भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पीछे आवर्त गति में आपको लगातार एक ही मार्ग को बार बार दोहराना है, ठीक है। तो सामान्य चक्कर वाले मिलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं। बाकी मोस्टली आपसे पूछा जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना किसका उदाहरण है? तो आप बोलेंगे आवर्त गति। लेकिन घड़ी का पेंडुलम जो ऐसा ऐसा होता है तो वो किसका उदाहरण है? तो हम बोलेंगे दोलन गति का। और इलेक्ट्रॉन जो है लगातार ऐसे 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 होता रहता है, तो उसको हम लोग आंसर दे देंगे अपना क्या? काल्पनिक गति, फिर उसको भी दोलन गति के नाम से भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, एक दोलन या फिर एक कंपन का अर्थ क्या होगा? तो दोलन करने वाले कण का अपने साम्य स्थिति के एक ओर जाना, ठीक है, और फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना। इस पूरे अंतराल में आपने कितनी दूरी तय की, ठीक, दूरी तय की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे। अर्थात यदि हमने माना कि ये हमने रस्सी से एक पिंड को बांध के लटका दिया है, इसको थोड़ा सा हमने हिला दिया तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वापस यहाँ आएगा और फिर अपने आप ही यहाँ जाएगा
और यहाँ से वापस यहाँ आएगा। ठीक है, तो अपने आप ही का मतलब है इस वाले बल की क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप ये वाला बल मिलेगा। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से ये जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इस प्रकार से इसने कुल कितनी दूरी तय कर ली, तो उसी दूरी को हम लोग बोलेंगे एक दोलन या एक कंपन। वैसे ये एक दोलन भी अब एक आवर्त के बराबर, मतलब एक चक्कर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि आप पहले ये गए तो एक ही आधे का आधा व्रत और फिर हम वापस आ गए, तो इन दोनों लंबाइयों को यदि आप मिलाओगे तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से आधा व्रत बना देगा। और फिर से आप यहाँ जाओगे और यहाँ से वापस कहाँ आ जाओगे, ये तो एक और आधा व्रत बनेगा, तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, व्रत बन जाएगा एक पूरा। तो यहाँ पे 4 बार आपने आधे के आधे व्रत बना लिए होते हैं, तो उन चारों को जब मिलाओगे तो पूरा क्या कंप्लीट हो जाता है हम लोगों का, एक चक्कर। इसलिए इसको हम लोग आवर्त गति भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक दोलन का मतलब आपको याद रखना बस क्या, आपको तो माध्य स्थिति के यहाँ जाना है, फिर वापस आना है, और फिर दूसरी साइड जाना है और फिर वापस आना है। तो आपको इसी वाली माध्य स्थिति पर 2 बार लौट के आना पड़ेगा और कुल मिला के 4 बार निकलना पड़ेगा। शुरुआत भी यहीं से होगी, अंत भी यहीं से होगी, दोनों बार जाके आपको वापस आना पड़ेगा। उस दौरान जो भी दूरी तय करोगे उसको आप एक दोलन या एक कंपन कह डालोगे। आवर्तकाल या दोलन काल के नाम से भी इसको आप पढ़ोगे आगे जाके, तो इसको आप दोलन काल भी कहोगे। ठीक है, तो जो दोलन काल है वो आवर्त काल, क्योंकि अभी हमने आपको समझा दिया, दोलन को आप यहाँ पे आवर्त के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आवर्त काल या दोलन काल क्या कहलाएगा, तो ऊपर जो एक दोलन या एक आवर्त पूरा करने में जो हमने समय लगाया, उस समय को ही हम लोग काल, और कौन सा काल कह देंगे, आवर्त काल। तो एक दोलन पूरा करने के समय को ही आप आवर्त काल कहते हैं। और आगे चलते हैं, आवृत्ति की बात कर लेते हैं अब। तो आवृत्ति का संबंध सामान्यतः समय से होता है, फ्रिक्वेंसी से होता नहीं। फ्रिक्वेंसी को आप रूप में दर्शाएंगे इसको, तो समय से कैसा होगा, कंपन करने वाली वस्तु, तो यहाँ पे केवल कंपन लिखा है, तो इसको आप लोग कंपन या दोलन करने वाली वस्तु, कंपन या दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने बार कंपन या दोलन करती है, ठीक है, तो उसे उसकी हम लोग क्या कह देंगे, आवृत्ति कह देंगे। और इसका ऐसा ही मात्रक जो है क्या माना जाता है, हर्ट्ज माना जाता है। सीधी बात है, अभी हमने बोला आपसे ना कि यदि हम लोग ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे वापस आ रहे तो ये एक दोलन हो गया। इसमें कितना समय लगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने 1 सेकंड का समय देखा और 1 सेकंड में कोई कण या कोई भी पिंड जो है इस प्रकार के कितने दोलन दिखला देगा, तो 1 सेकंड के उसी समय 1 सेकंड के उन्हीं दोलनों की संख्या को आप लोग क्या कह देंगे, आवृत्ति कह देंगे। और उसे हम लोग किस मात्रक से दर्शाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हर्ट्ज से दर्शाएंगे। ठीक है, इस आवृत्ति को हम लोग सामान्यतः n से दर्शाएंगे, स्मॉल n से, तथा आवर्तकाल यदि t होगा तो n की वैल्यू आवृत्ति का मात्रक क्या बन जाएगा, 1/t। तो यहाँ पे ये मान लिया गया है कि इस t सेकंड में हमने सामान्यतः केवल 1 दोलन पूरा किया है, तो हमारा सूत्र क्या निकल जाएगा, 1/t। मतलब सीधी बात है कि समय के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, हमारी आवृत्ति। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और समय जितना ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कैसी मानी जाएगी, कम। तो फिलहाल आगे ही बढ़ते चलते हैं। आप लोगों को पूछने का मौका हम दे ही रहे हैं इस बार, कि टॉपिक कुछ ज़्यादा इजी है और फिर डिटेल में लेके जाएंगे तो फंसने लगेंगे और आप लोगों का इंटरेस्ट कम दिखेगा हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले शब्द को भी ध्यान रखना पड़ता है। यही चीज़ हम पीछे समझाने का प्रयास कर रहे थे आपसे। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण जो है मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुपाती हो तथा त्वरण की दिशा के मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाएगी। तो भाषा थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। मेन तो इस सरल रेखा के कारण थोड़ा डाउट बनता है, इसी कारण से हम लोग हमेशा सरल आवर्त गति को दोलन गति के रूप में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि दोलन के रूप में हम लोगों को मोस्टली क्या करना है, इस प्रकार से चलना है। हमारा पिंड जो है ऐसा लटका रहेगा, आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे। लेकिन ये वाली गति जो है सरल रेखा की गति नहीं कहलाएगी। तो सरल रेखा में गति कौन दिखलाएंगे, हमारे कोई भी कण। हम सबको पता है केमिस्ट्री के तहत कि प्रत्येक कण जो है अपनी जगह पे खड़ा भी क्या करता है, कंपन करता रहता है। मतलब प्रत्येक कण के पास कोई ना कोई ऊर्जा है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कण है, वो इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हल्के फुल्के कंपन दिखे जाएंगे, तो अपनी मध्यमान स्थिति से वो थोड़ा यहाँ जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर वापस लौट के यहाँ आएगा। ठीक है, तो सरल रेखा में वो यहाँ गया और सरल रेखा में वापस आया, और सरल रेखा में यहाँ गया, सरल रेखा में यहाँ आया। तो इस सरल रेखा में
होते हुए दोलन को ही आप या आवर्त को ही आप क्या कह देंगे, सरल आवर्त गति कह देंगे। तो ये आप कहने को हम लोग जो पीछे आवर्त गति पढ़ के आए उसका एक उदाहरण दोलन गति बना, और दोलन गति का ही एक उदाहरण क्या बन जाएगा, सरल आवर्त गति। तो दोलन में हम लोगों को इस प्रकार से मूव करना था, ऐसे ऐसे चक्कर लगाने थे। अब लेकिन सरल आवर्त गति में हम लोग एक ही जगह पे सरल रेखा में यहाँ वहाँ होंगे, ना कि इस प्रकार से वक्राकार मार्ग बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको अप्लाई करना है। इतने डीप के क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं। हम लोग तो मोस्टली प्रतियोगी परीक्षा में आवर्त गति, दोलन गति, सरल आवर्त गति तीनों को एक ही रूप में पढ़ लेते हैं, पर हमारा काम है थोड़ा सा आपको अंतर दिखलाना। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, हम जो पीछे डाउट हमने बनाए हैं तो उनको आप क्लियर कर देते हैं। सामान्यतः आप चक्कर लगाने वाली गति को क्या बोल देंगे, आवर्त गति। इस प्रकार से है ना, ऑसिलेशन करने वाली गति को इस प्रकार से यहाँ वहाँ आने वाली वक्राकार वाली गति को आप बोलेंगे दोलन गति। और जब आप ऐसे 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 करेंगे तो उसको हम लोग कंपन गति, और साथ में क्या भी नाम दे देंगे, सरल आवर्त गति, क्योंकि सरल से ही आपको जोड़ना है, सरल रेखा, सिंपल लाइन पे आपको यहाँ वहाँ होना है। तो ये हमने आपको यदि डीप का क्वेश्चन बनता है तो आपको तीनों का अंतर करना बता दिया। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं तीनों को एक ही मानते हुए काम करते हैं, तो कभी कभी काम चल जाता है। लेकिन आजकल की परीक्षाएं थोड़ा सा डीप के क्वेश्चन पूछने लगी हैं, तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ आपसे शेयर की है। अब ये वाली चीज़ हमने अब आप कुछ और आगे जाके देखते हैं कि हमने ये तो समझा दिया कि सरल रेखा पे यहाँ वहाँ जाएंगे तो उस वाली गति को सरल आवर्त गति कहेंगे। पर अभी कुछ लोगों को ये वाली डाउट निकाल के दे दी हमने कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, तो किसके समानुपाती अनुक्रमानुपाती देख लेते हैं। तो इस प्रकार इधर उधर इस प्रकार गति करेगी, वस्तु का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। तो ये हमारी मध्यमान स्थिति है, ये हमारी मध्यमान स्थिति है। तो यहाँ से जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका विस्थापन है, तो वो किसके अनुक्रमानुपाती, वस्तु के त्वरण के, या फिर विस्थापन जो है वस्तु के त्वरण के अनुक्रमानुपाती। अर्थात जितना ज़्यादा त्वरण होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे विस्थापन दिखला पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ, जितना ज़्यादा आपके पास, अब त्वरण का ही मतलब एक प्रकार से वेग मान सकते हैं, वेग में परिवर्तन है, तो जितना ज़्यादा वेग में परिवर्तन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा हम लोग दूर तक जाएंगे, मतलब विस्थापन दिखलाएंगे। और साथ में त्वरण की दिशा हमेशा मध्यमान स्थिति की ओर होती चाहिए, ये नहीं कि गए तो वापस ही नहीं आए, क्योंकि हम लोग को तो भैया साथ में दोलन या फिर आवर्त गति भी दिखना है, तो आपको एक ही मार्ग पे बार बार यहाँ वहाँ होना है। तो आप यहाँ तो जाओगे, फिर लौट के वापस कहाँ आओगे, मध्यमान स्थिति की ओर। तो त्वरण के कारण विस्थापन तो मिलेगा, लेकिन त्वरण हमेशा किस दिशा की ओर काम करेगा लौट के, तो आप बोलेंगे मध्यमान स्थिति की ओर काम करेगा। तो इन सभी स्थितियों को ही आप क्या बोल देंगे, अपनी सरल आवर्त गति। तो स्थितियाँ भी कभी कभी आ जाती हैं परीक्षाओं में, और इस साल पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा क्योंकि वैकेंसी कम है और फॉर्म ज़्यादा डलने वाले हैं। पिछली बार आप लोगों को पता है वैकेंसी ज़्यादा थी और फॉर्म तो उतने ही डलते हैं वैसे, तो इस बार वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा कम है। और फिर थोड़ी सी जागरूकता भी बढ़ चुकी है, अब सबके पास किताबें मैटर अवेलेबल हैं, तो अब डीप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या बोलेगा क्वेश्चन कि जब कोई कण सरल आवर्त गति में कंपन कर रहा होता है, फिर गति कर रहा होता है, तो विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वेग के, त्वरण के एक प्रकार से आपने बोलिए बल के। तो आपको आंसर लगाना है किसके, त्वरण के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और त्वरण की दिशा हमेशा किस ओर होती है, तो आप बोलेंगे मध्यमान स्थिति की ओर, क्योंकि यदि कभी वस्तु रुकेगी तो कहाँ आके रुकेगी, फिर बीच में ही आके रुकेगी, ये नहीं कि वहाँ जाके ही रुक के रह जाएगी, हमेशा आके कहाँ रुकेगी, मध्यमान स्थिति में। चाहे वो फिर आप दोलन गति में बोलना, और चाहे हम लोग कहाँ बोलेंगे, इस सरल आवर्त गति में बोलेंगे। तो वस्तु अंत में यदि कभी रुकेगी भी तो हमेशा इस मध्यमान स्थिति पर ही रुकेगी, इसलिए त्वरण की दिशा हमेशा कहाँ मानी जाएगी, मध्यमान या फिर इस मिडिल पोजीशन की ओर। तो आशा करते हैं आप लोगों ने समझा हो। तो यहाँ पे हमने कुछ चित्र बना रखे हैं यहाँ पे आप लोगों को सरल आवर्त गति के, दोलन और आवर्त गति के 7 उदाहरण के रूप में। तो अभी आगे जाके हम लोग तरंग पढ़ेंगे, तो हम लोगों को पता कुछ तरंग ऐसे ऐसे गति करती हैं, तो जो ऐसे ऐसे गति करती हैं तो इसको यदि हम मध्यमान स्थिति मानेंगे तो मध्यमान स्थिति से हम एक निश्चित दिशा में इस प्रकार से नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, और उसी मध्यमान स्थिति से हम एक बार कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो बार बार कण जो है ऐसा 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 करके जो गति कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या नाम दे देंगे, सरल आवर्त गति अपनी प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे मध्यमान स्थिति बताने की कोशिश की है। तो उससे ये कण लगातार नीचे जा रहा है, फिर लौट के वापस कहाँ जा रहा है, ऊपर, और फिर वापस लौट के यहाँ पे आ रहा है। तो ये सरल रेखा है, पक्का गति है। तो इसको आप कंफर्म क्या बोलेंगे, सरल आवर्त गति। बाकी वो तो क्या थी, दोलन गति। यहाँ पे हमने क्या बोला भैया, ये आपका यदि मध्यमान स्थिति है तो इस मध्यमान स्थिति के लगातार आप ऐसे ऐसे ज़्यादा, मतलब यदि हम लोग ऐसा लटका देते तो ये जाते फिर ये आते, तो इतने में हम लोगों ने ये वाला भाग कवर कर लिया, फिर ये जाते फिर ये जाते, तो उतने में हमने ये वाला भाग कवर कर लिया है। तो दोलन गति को आप आवर्त गति से भी जोड़ सकते हो। तो लेकिन
तो इस प्रकार से भी आप गति करा सकते हो। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए यदि हमारी आप मध्यमान स्थिति है तो आप ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो। ये सभी उदाहरण जो हैं किसके उदाहरण हम लोगों के, क्योंकि आप बार बार एक ही मार्ग से बार बार निकल रहे हो, तो ये सारे के सारे उदाहरण आवर्त गति के हैं, जिसमें से कुछ गतियाँ दोलन गति का उदाहरण दिखा रही हैं तो कुछ गतियाँ किसका, सरल आवर्त गति का उदाहरण दिखला रही हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार से ये गति हो रही है, ये गति, ये दोनों कन्फर्म किसके उदाहरण हैं, आपके सरल आवर्त गति के। बाकी सारे के सारे उदाहरण दोलन गति के तो पक्का हैं। सरल आवर्त गति में आपको क्या शब्द याद रखना है, सरल रेखा में आपको गति करना है। इस प्रकार से वक्राकार मार्ग को आप पूर्णतः सरल आवर्त गति नहीं बोल सकते। हाँ, परीक्षा में ऑप्शन के अभाव में आप इसको आंसर मान सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग बार बार सुन के रिवाइज कीजिए और कोई डाउट है तो हमसे शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। तो सरल आवर्त गति की विशेषताएं। तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, और दूसरी स्थिति क्या होती है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए वैसे चित्र ये वाला अच्छा लगता है हमारे लिए, दोलन गति वाला, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में सरल आवर्त गति को दोलन गति मान लेते हैं। हमने धागे से बांध के एक बड़ा सा पिंड यहाँ पे मान लीजिए लटका दिया है। अब वो आपको पता है यहाँ जाएगा और वहाँ से लौट के वापस आएगा, और यहाँ से वापस ये साइड इस साइड भी आएगा और फिर से लौट के आएगा। ठीक है, दोनों की ऊंचाइयाँ समान होती है। हमने इस शब्दों को ना काटते उसको वहीं पर रोक दिया है, तो इस आधार पर ज़्यादा आसानी से समझा पाएंगे। बाकी सेम कंडीशन आप इस वाली कंडीशन में भी लगाओगे, कण आपका यहाँ जाएगा और यहाँ से लौट के यहाँ जाएगा, तो इसमें भी ये सेम पोजीशन या सेम कंडीशंस लागू होती हैं। बाकी यहाँ पर समझाना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो पहली स्थिति कौन सी लिखी, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है। तो मध्यमान स्थिति कौन सी है, ये वाली, इसको हमने एम डाल दी है, मिडिल पोजीशन। मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल नहीं काम करता। ठीक है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ रुकेगा नहीं और अपने आप ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जब वापस आएगा तो फिर से यहाँ नहीं रुकेगा और अपने आप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर। तो इस बार स्थिति पर उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बल क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। वो अभी आगे जाके लिखा है, त्वरण का मान चूंकि शून्य था इसलिए बल का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, उसका त्वरण ये दिखानी चाहिए, त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इस वाली स्थिति से जब आप गुजरोगे तो यहाँ पे एक हल्का सा एक सीधी रेखा बन जाएगी। मतलब आपका जो वेग इस बिंदु पे होगा वही वेग इस बिंदु पे मान लीजिए, और वही वेग यहाँ पे। तो वेग में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वेग में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है और वेग में परिवर्तन नहीं है अर्थात त्वरण नहीं है, और त्वरण ही किसके सूत्र का निर्माण करता है, तो आप बोलेंगे बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो चूंकि त्वरण शून्य तो बल भी शून्य हो जाएगा, अर्थात उस पर कोई बल काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे वेग कैसा होगा, अधिकतम होगा। वेग मतलब वेलोसिटी या गति कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कैसे, आप भैया ऊपर से लगातार धड़कते हुए कहाँ आए, नीचे। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस वाली पोजीशन में आपको अधिकतम वेग मिलने वाला है। अधिकतम वेग आपको किस वाली पोजीशन मिलेगा, यहाँ पे। वेग तो अधिकतम मिलेगा, लेकिन उसमें परिवर्तन देखने को पिछले बिंदु की अपेक्षा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेग कम सबको बस समझ में भी है, इस प्रकार से भी समझ सकते हो आप कि यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, चढ़ाई करते समय वेग कम होगा, और यहाँ पे उतराई कर रहे हैं, उतर रहे हैं तो वहाँ पे वेग आपको न्यूनतम मिलेगा। गलत बोल गए हम, तो चढ़ाई करते समय वेग आपको अधिक यानी न्यूनतम मिलेगा, और जब आप उतरोगे तो आपको वेग अधिकतम मिलेगा। तो सबसे नीचा बिंदु कौन सा है, तो सबसे नीचा बिंदु ये वाला है हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों को वेग मिलेगा न्यूनतम। ठीक है, तो इस न्यूनतम वेग के कारण, यदि फिर से गलत बोल गए हम जल्दबाजी में, तो फिर से बोलते हो यहाँ पे वेग न्यूनतम, यहाँ पे वेग अधिकतम। तो यहाँ पे वेग अधिकतम होगा लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए तुरंत शून्य हो जाएगा। अगली पोजीशन आपको क्या बोलनी है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। फिर से वही सेम कहानी, यहाँ पे वेग कम था, यहाँ पे वेग ज़्यादा, और जब वेग ज़्यादा है तो mv² से आपको गतिज ऊर्जा भी कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, शून्य। अब हम लोग को ये भी पता है कि गतिज ऊर्जा मतलब गति में होना और स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थित होना। तो जब यहाँ पे गति ज़्यादा थी तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, आपको न्यूनतम अर्थात शून्य मिलेगी। मतलब वस्तु जो है यहाँ पे कभी रुकने का प्रयास नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो चूंकि यहाँ से उतर के आएगी तो अपने आप कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे, और जब यहाँ से उतर के आएगी तो अपने आप कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो यहाँ पर रुकने का प्रयास वो नहीं कर पाएगी, अर्थात स्थित या स्थिर नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा वेग के रूप में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इस चित्र से समझना आसान होता है। फिर से बोलते हैं क्योंकि हमने पीछे कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को फंसाने की कोशिश की है। तो शुरुआत यदि हम लोग यहाँ से करें
चूँकि हम लोग यहाँ से उतर के यहाँ आए हैं मध्यमान स्थिति की ओर, तो निचले पॉइंट पे आपको, घाटी के निचले पॉइंट पे आपको वेग कैसा मिलेगा, अधिकतम। लेकिन यहाँ पे हल्की सी सपाट स्थिति बनती है, इसलिए वेग में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, और वेग में परिवर्तन को ही आप बोलते हैं त्वरण, तो वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए त्वरण शून्य हो जाएगा। और त्वरण शून्य तो बल भी क्या माना जाएगा, शून्य, क्योंकि बल का सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणा विस्थापन, तो ये दोनों शून्य, ये मान अधिकतम। और जब वेग अधिकतम होगा तो आपको वेग, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mv², यानी 1/2mv²। तो वहाँ पे v के रूप में जो वेग है, जब वेग अधिक है तो गतिज ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और हम लोग को पता है गतिज ऊर्जा की उल्टी स्थिति क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो जब ये अधिकतम है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, न्यूनतम या फिर शून्य। ठीक है, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी हम लोगों के किसके लिए, तो आप बोलेंगे मध्यमान स्थिति के लिए। और दूसरी स्थिति क्या होगी, अंत स्थिति। तो अंत स्थिति इस साइड भी सेम होती है, इस साइड भी कैसी होती है, सेम होती है। तो इस अंत स्थिति में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या बोलना है, यहाँ पर त्वरण कैसा होगा, अधिकतम। त्वरण अधिकतम क्यों होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका वेग 10 था, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो वेग में धीरे धीरे कमी आएगी, और वेग में जो कमी आएगी तो कभी 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस प्रकार से 5, और यहाँ पर जाके 4 से सीधा क्या हो सकता है, 0, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे फिर एक रुकेंगे और फिर कहाँ आएंगे, नीचे। तो सबसे ज़्यादा वेग में परिवर्तन किस बिंदु पर देखने मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि अच्छा यहाँ पर अचानक से आपको रुकना पड़ेगा, तो उसका त्वरण यहाँ पे अधिकतम होगा, मतलब वेग में परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस समय उस पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल का मान भी कैसा हो जाएगा, अधिकतम, क्योंकि त्वरण का मान अधिकतम है तो त्वरण के कारण से बल का मान भी क्या होगा, अधिकतम। अब प्रत्यानयन बल के बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करना वैसे आगे करेंगे। तो प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी धागे में खिंचाव के समय महसूस किया जाता है, तो खिंचाव वाले बल को ही हम लोग क्या नाम देंगे, प्रत्यानयन बल। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी अलग से चर्चा नहीं करेंगे हम। बाकी यहीं से बोल देते हैं कि किसी भी तार को जो हम खींचते हैं, तो कल हमने बोला था विरूपक बल, तो विरूपक बल तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे बस जो आप कोई जो धागा है लगातार इस प्रकार से लटका हुआ है, तो यहाँ पर उस पर एक बल नीचे की ओर जो काम कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा उसको आप लोग यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, प्रत्यानयन बल, जो धागे में एक तनाव लेके आएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रत्यानयन बल। तो चूंकि त्वरण से ही बल संबंधित है, त्वरण ज़्यादा तो बल का मान भी कैसा होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब कण जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो यहाँ से यहाँ फेंकने की कोशिश करेगा, लेकिन फेंक तो नहीं पाएगा, तो उसमें तनाव कैसा होगा, ज़्यादा। तो उस तनाव वाले बल को ही आप क्या कह देंगे, प्रत्यानयन बल। दूसरा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्यों, क्योंकि कण जो है यहाँ जाके पता थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर नीचे आएगा, तो रुकेगा अर्थात गतिज ऊर्जा इस बार क्या होगी, शून्य। तो इस वाली पोजीशन पे आपको बोलना है स्थितिज ऊर्जा शून्य, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य। अब गतिज ऊर्जा शून्य होगी मतलब आप रुक गए हो, और रुकने की स्थिति का मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा आपके पास अधिकतम हो जाएगी, और यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वेग यहाँ पे खत्म होएगा, फिर आप फिर से चालू करके कहाँ जाओगे, नीचे, तो वेग शून्य। मतलब सीधी बात बस ये है कि यदि आपने एक स्थिति को समझ लिया है, तो यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा थी या शून्य थी, तो वहाँ पे आपको उल्टी उसकी विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी, जो चीज़ यहाँ ज़्यादा सो वहाँ पे कम, जो चीज़ यहाँ शून्य सो वहाँ पे अधिकतम। इस प्रकार से आप लोग समझा सकते हैं। बस फिर से बस आखिरी में इतना बस रिवाइज कर दें कि यहाँ पर वस्तु कभी नहीं रुक पाएगी, भले रुकने की कोशिश यहीं पर करेगी, ठीक है। और इस वाली पोजीशन में वस्तु को रुकना पड़ता है, तभी तो वो वापस आएगी। मुड़ना है तो मुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाओगे, फिर कुछ समय के लिए रुकोगे, फिर वापस कहाँ आएगी, नीचे। तो यहाँ पे आपको रुकना है, इसलिए यहाँ की जो कंडीशंस होंगी इस वाली के अपेक्षा टोटली अपोजिट देखने को मिलेंगी। अब फिर से इसको रिवाइज कीजिए। तो बार बार बोल के हम आपको डाउट देना नहीं चाहते हैं, और वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, और आगे बढ़ते हैं। बाकी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप पीछे के 2-3 सालों का पेपर खंगा लेंगे तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलने के चांस दिखेंगे। ढूंढना पड़ता है बस। साइंस क्योंकि ऐसी चीज़ है जो लोगों को टफ लगती, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बाकी ध्यान देंगे तो हमने बोला मैथ्स रीजनिंग से भी वर्तमान में ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कौन हो चुकी, साइंस, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसे टॉपिक हो चुके जो मुश्किल लोगों पर बनती हैं, ठीक है, लेकिन साइंस सब पे नहीं बनती। इस कारण से ये सिलेक्शन का कारण बन के सामने आ रही है पिछले 2-3 सालों से। तो सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में सरल लोलक क्या है, जो सामान्यतः सरल आवर्त गति या फिर दोलन गति को दिखलाएगा, जब हमने चित्र बना के दिखला भी रखा है आप लोगों के लिए। तो यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाली, मतलब आप बोलेंगे अति प्रत्यास्थ, ठीक है, हाईली इंटेंसिबल यानी हाईली इलास्टेबल, तो ना भार में भारहीन, मतलब इस वाला जो धागा हमने यहाँ पे बांधना है, खुद पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छा पहले फिर समझाते हैं। यदि एक भारहीनता व लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी, ठीक, डोरी मतलब थ्रेड या धागा, के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी,
तो सामान्यतः गोल लेना है ताकि उसमें कोई खास कटाव महसूस ना हो हवा का, मतलब हवा के द्वारा उसको कम से कम प्रभाव, मतलब कम से कम प्रभावित किया जाए, इसलिए आपको गोल वस्तु लेनी है। तो गोल परंतु भारी, भारी मतलब अधिक डेंसिटी की, कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका, दृढ़ मतलब मजबूत से, हाँ मजबूती से लटका, नहीं तो ये फ्लेक्सिबल होने के कारण कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लटका दे। तो इस समायोजन को आप क्या कहेंगे, सरल लोलक या फिर सिंपल पेंडुलम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा समझ देते हैं कि यहाँ पर जो धागा लेना है आपको, इस धागे के रूप में आपको ऐसी चीज़ का धागा लेना है जो आसानी से फैले नहीं। यदि आप उसका सोचना कि सर हम तो फिर लोहे का तार लेंगे, तो हम लोग को पता है लोहा बना है, भैया लोहा तो एक धातु है, और धातु जो होती है आसानी से थोड़ा सा उसको खींचो तो खिंच जाती है, क्योंकि उनमें टेंजिबिलिटी और तन्यता ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ पर किसी न किसी धातु के रूप में धागे का ही इस्तेमाल करना है। तो धागे वाली जो चीज़ होगी आसानी से फैलने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसकी को आप बोलेंगे, और साथ में उसमें कोई भार नहीं होना चाहिए, और धातुओं के तारों में बहुत ज़्यादा भार होता है, तो भार होने के कारण वो नीचे की वस्तु को रोकने का प्रयास कर सकती है। तो उसके पास ऐसा भार, मतलब इतना कम भार होना चाहिए ताकि इस वाली गति पर, है ना, उस धागे का कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसलिए हम लोगों को मोस्टली मुलायम और कहने को ना फैलने वाला या ना बढ़ने वाला धागा ही लेना है। लेकिन नीचे का जो पिंड है वो आपको कोई ना कोई धातु के रूप में ही लेना है, फिर पत्थर का भी ले सकते हैं, लेकिन गोल होना चाहिए, क्योंकि गोल यदि रहेगा तो जब वो हवा काटेगा तो हवा को आसानी से काटेगा। यदि आप चौकोर लेंगे तो हवा उससे आसानी से नहीं कटेगी, उसको हवा का द्वारा प्रभावित किया जाएगा और दोलन गति हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस प्रकार का कण लेना आपको, गोल, चौकोर या किस प्रकार का, तो आप बोलेंगे गोल लेना भैया, चौकोर मोकोर घनाकार वगैरह नहीं लेना है। अगली कहानी यहाँ पे क्या लिखी है, यदि लोलक को साम्य, मतलब ये बीच वाली स्थिति, साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें, मतलब यदि मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर रोक दिया और फिर थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो फिर ये लगातार सरल गति, ठीक है, छोड़ दें तो इसकी गति फिर कैसी हो जाएगी, सरल आवर्त गति। यहाँ पर आवर्त लिखना भूल गया है कोई व्यक्ति, तो मान लीजिए वो कोई व्यक्ति का ज्ञान नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे अपने मन से आवर्त लिख देते, तो उस वाली गति को हम लोग क्या कह देंगे, सरल आवर्त गति कह देंगे, और फिर वो ऐसी ऐसी होती रहेगी, मतलब अपनी मध्यमान स्थिति से लगातार यहाँ वहाँ होती रहेगी। तो इस सरल लोलक का आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि ये लगातार मध्यमान स्थिति से ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा जाके ऐसा आ रहा है। तो इस एक आवर्त को पूरा करने में लगे समय को ही आपने पीछे क्या पढ़ा था, आवर्तकाल। तो इसकी आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टी बराबर, टी फॉर टाइम है, तो टी बराबर 2π, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 1/L नहीं होगा, L/G होगा। ये L लिखा है, इसको थोड़ा सुधार लेना आप लोग, तो L/G। तो L क्या है, तो आप बोलेंगे सर L हमारे धागे की लंबाई, हम यहाँ पर नया चित्र बना देते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। तो ये यहाँ पे हमारा ये धागे की लंबाई को हम L कहेंगे, और G इस पिंड पर काम करने वाला, नीचे की ओर काम करने वाला कौन है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लिखा भी है वैसे नीचे, जहाँ पे L डोरी की प्रभावी लंबाई है और गुरुत्वीय त्वरण है। तो प्रभावी लंबाई से मतलब यहाँ पे जो आपने गांठ बांधने में, गोले को बांधने में जो डोरी ली थी उसको नहीं ले जाना है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई होगी उसी को हम लोगों को क्या मानना, L, यही प्रभावी लंबाई कहलाएगी। यानी कि हमने उसको दो प्रकार से, इस प्रकार से लपेट दिया, उसको लेंगे नहीं, उसको नहीं लेना है। तो सूत्र थोड़ा सा आप याद रखें, 2π, ठीक है, और रूट के अंदर L/G, जहाँ पे L क्या है धागे की लंबाई और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसी सूत्र पर आधारित कुछ कंडीशंस बनती हम लोगों के एग्जाम में, तो उनको आपको रिवाइज करना है। तो जो टी का सूत्र आपने पढ़ा है, टी बराबर 2π × L/G लिखना है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे क्या देखेंगे आप, मेन तो क्या देखेंगे, टी के साथ में जो L था, मेन तो कभी L को ध्यान दें हम लोग, रूट को ध्यान ना दें, तो टी भी यहाँ पे अंश में है, L भी अंश में, मतलब दोनों एक दूसरे के मामले में अनुक्रमानुपाती हैं, दोनों का संबंध एक दूसरे से सीधा है। ठीक है, अर्थात लंबाई यदि आप बढ़ा देंगे, यदि हमारा ये जो गोला है, गोला को तो नहीं बोलना चाहिए मैं, ये धागा है, यदि इसकी लंबाई छोटी होगी तो इसके आवर्त इस प्रकार छोटे बनेंगे, इस धागे की लंबाई यदि बड़ी होगी तो आवर्त भी कैसा होगा, बड़ा होगा, और इस बड़े आवर्त को पूरा करने में समय भी कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अर्थात L बढ़ाने को टी का मान भी क्या होगा, L बढ़ाने पर टी का मान भी बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ने पर टी का मान बढ़ जाएगा। इसी कारण से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूले पर झूलती, सामान्य लड़कियों को झुलाते हैं, लड़के तो भारी होते हैं तो इसलिए उनको नहीं झुलाते हैं, लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठाएगा
और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करना पड़ेगा, या जो जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। इसका अर्थ क्या है, या तो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं कि अभी जो ये लड़का बैठा है यहाँ पर, लड़की नहीं बैठा पाए हम, ठीक है, लिखा है वहाँ की लड़की है, तो वो थोड़ा सा रुक नहीं पाया, तो हम यहाँ पे आके समझा देते हैं आप लोगों को कि डोरी के रूप में हमने झूला ले लिया है, और झूले पे व्यक्ति यदि बैठा है तो बैठे होने पर उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो थोड़ा नीचे रहेगा, तो यहाँ से जो प्रभावी लंबाई होगी उसका मान ज़्यादा होगा। लेकिन यदि व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसका गुरुत्व केंद्र जो है पहली स्थिति की अपेक्षा थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये प्रभावी लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे प्रभावी लंबाई हमारी नीचे कैसी थी, ज़्यादा थी। तो जब प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो हम लोग जो ऐसा ऐसा आवर्त कर रहे थे, तो उस आवर्त को करने में आपको लगेगा समय कैसा, कम लगेगा, ठीक है, समय कम लगेगा, अर्थात आवर्त करने की जो आपकी स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात जल्दी जल्दी दोलन करने लगे। फिर हम लोग फटाफट ऐसे 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 कर दोलन करने लगेंगे, क्योंकि डोरी की लंबाई घटने से आपको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम दूरी तय करने पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। अगला पॉइंट क्या है, आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपको सूत्र याद हो गया है, T बराबर 2 पाई और रूट के अंदर L/G। तो इस पूरे सूत्र में कहीं पे क्या, हमने द्रव्यमान की चर्चा, द्रव्यमान को हम लोग संकेत में किससे दर्शाते हैं, m से। तो यहाँ पे कहीं m लिखा है तो आप बोलेंगे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि लोलक जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि आपने वहाँ पे एक भारी कण तो लटकाना है, अब लेकिन उससे भारी कितना भी लटकाते रहो, हमें कोई खास, इतना भारी लटकाना है कि ताकि बाहर का जो हवा वगैरह जैसे जो मतलब प्राकृतिक लक्षण उसको आसानी से प्रभावित ना कर पाएँ। फिर लेकिन आप सोचो कि सर 5 किलो की जगह सीधा 20 किलो का लटका दें तो कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की भी आकर बैठ जाए, लड़का आके बैठ जाए तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, झुलाने वाले को कोई खास मतलब, ये लड़का जो भी देख देख के हमें थोड़ा सा मतलब खुश हो रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बैठा दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का गुरुत्व केंद्र अभी भी कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा, और इसकी लंबाई वगैरह पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए दोलन के, इसलिए हमारे इस झूले के आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी बात है, बस लंबा नहीं खींचते हैं। यहाँ पर देखा आपने L ऊपर T ऊपर, L बढ़ाओगे से T बढ़ेगा, और T बढ़ेगा मतलब समय बढ़ेगा, और समय बढ़ने का मतलब है, ठीक है, समय बढ़ने का मतलब स्पीड कम होगी, यदि आप L को घटाओगे तो T भी घटेगा, और समय घटने का अर्थ है आपकी जो दोलन करने की गति है वो घट जाएगी। गलत बोल गए हम, T घटेगा तो आपकी जो दोलन करने की गति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो थोड़ा समझ के रखें, क्योंकि बार बार बोलने पे थोड़ा फंसने लगते हैं, क्योंकि हमें समय तो या तो बोलना बढ़ना है या घटना है, तो वो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। हमने पीछे समझा दिया एक बार, अब बार बोलेंगे तो फिर स्पीड से बोलने में हाँ का ना होने लगता है, तो आप लोग समझें थोड़ा सा। अगली स्थिति क्या लिखी फिर से यहाँ पे, कि जो कि आप लोगों ने देख लिया कि T का मान जो है L के समानुपाती और G के वृत्त को अनुपाती है, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर नीचे ले जाएं। तो यहाँ पे अब इसको L ना मान के हम लोग बंद कर लें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, T जो है G के वृत्त को अनुपाती, इन दोनों का संबंध कैसा है, उल्टा है। तो T जो है G के वृत्त को अनुपाती है। तो यदि किसी लोलक घड़ी को आप पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे लेके जाओगे, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि यदि किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी से बहुत ऊपर लेके जाएंगे या पृथ्वी सतह को खोद के नीचे की ओर लेके जाएंगे, तो G के मान में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाएगा, क्योंकि G के मान में समानता कमी आ रही, क्योंकि पृथ्वी से आप दूर जाओगे, पृथ्वी को खोद के नीचे जाओगे, तो दोनों ही स्थितियों में G के मान में कमी आएगी, और G का मान घटना अर्थात T का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और T का मान बढ़ेगा मतलब जो आपका जो लोलक है अब बहुत धीरे धीरे गति करेगा, और धीरे धीरे गति करेगा तो उसको समय कैसा लगेगा, ज़्यादा, अर्थात T का मान बढ़ जाएगा, और घड़ी कैसी चलेगी, सुस्त चलेगी। और जो घड़ी है, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पे ये माना जाता था पहले कि जब ये एक बार ऐसा ऐसा कर देगा तो उसमें 1 सेकंड पूरा हो जाएगा। अब लेकिन जो घड़ी है बहुत देर देर में ऐसा ऐसा करेगी, अर्थात घड़ी कहीं चलेगी, धीमी चलेगी, अर्थात सुस्त चलेगी, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है, कम। और नीचे आने का अर्थ है आप पृथ्वी को खोद रहे हो, और पृथ्वी को खोदने का अर्थ है आपने चुंबक को खोद दिया, चुंबक को क्षति पहुँच जाएगी, तो G के मान में कमी आ जाएगी। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगली कहानी क्या है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ पे भारीहीनता होती, मतलब वहाँ पे G का मान होता ही नहीं है, और G का मान 0 हो जाएगा। और हमको पता है भैया
जब किसी संख्या में शून्य से भाग लगाया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो जी का मान शून्य हो जाता है, अतः घड़ी का आवर्तकाल टी अनंत हो जाएगा और उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं कर पाएगी। मतलब ये वहाँ जाएगा सो वहीं जाता ही जाएगा, फिर वापस आएगा सो आता ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब आ रहा है। तो जी का मान चूँकि 0 हो जाने से टी का मान अनंत हो जाएगा और घड़ी वहाँ पर काम करना फिर बंद कर देगी। आपको लगेगा हम तो एक ही जगह पर रुके हुए हैं, बाकी समय चलता तो लेकिन दिखना बंद हो जाएगा वहाँ पे लोलक गति वजह से। फिर आपको अपनी सामान्य डिजिटल वॉच लेके जाना पड़ेगा। बाकी ये तो कहानियाँ अकेले किताबी चीज़ के लिए हैं, अब तुम लोग अपनी डिजिटल घड़ियों से काम चला रहे हैं, तो ये लोलक वाली घड़ियाँ तो बंद हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, बाकी पढ़ने में आपको सब काम है। देखो झूले वूले पर तो हम लोग देखें अभी भी चीज़ें लग जाएंगी, तो घड़ी वाले सेंस में आपको काम में नहीं आ रही है वर्तमान में। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट क्या लिखा, गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या होती है, बड़े। हम लोग को पता गर्मी के मौसम में किसी भी चीज़ की लंबाई क्या होती है, फिर आयतन बढ़ता है, लंबाई वगैरह बढ़ती है। तो जो हमने पीछे धागा बांध रखा था उस धागे की लंबाई में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उस धागे की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो जो आपका आवर्तकाल है उसको चक्कर बढ़ जाएगा, और चक्कर बढ़ जाने का मतलब है आपको आवर्तकाल में भी क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। अतः घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। इस कारण से हम लोगों को गर्मी के समय में दिन कैसा लगता है, लंबा लगता है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसका कारण यदि हम लोग लोलक गति का इस्तेमाल करते थे, उस समय की कहानी है जो हम लोग आज तक अपने मन से ज़बरदस्ती अप्लाई करते हैं। 24 घंटे तब भी होते थे, अब भी होते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये बोलना है, गर्मी के मौसम में धागे की लंबाई हल्की सी बढ़ जाती है। तो जब लोलक गति का उपयोग कर रहे हो तो अब इस प्रकार से उसको दोलन करने में समय ज़्यादा लगेगा और समय बीतने में समय थोड़ा सा ज़्यादा प्रतीत होगा आपको। ठीक है, लेकिन सर्दी के मौसम में चीज़ सिकुड़ती है और सिकुड़ने के कारण धागे की लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो दोलन है जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इस कारण से आपको घड़ी जल्दी जल्दी प्रतीत होती है, मतलब घड़ी जो है जल्दी जल्दी चलती हुई प्रतीत होती है। और वही कहानी आज तक हम लोग सुनते रहते हैं कि सर्दी के दिन में दिन छोटे होते हैं और गर्मी के मौसम में लंबे होते हैं। तो दिन तो भैया कुछ भी कर लो 24 घंटे का ही होता है, बस अंधेरा और उजाले की कहानी बगड़ती है। तो ये वाली कहानी सब पुरानी थी। जब लोग किसके आधार पर चलते थे, तो आप बोलेंगे लोलक घड़ी के आधार पर चलते थे। तो ये भी टॉपिक कीजिए। सबको पता गर्मी के मौसम में लंबाई बढ़ जाएगी अर्थात एल का मान बढ़ जाएगा, एल का मान बढ़ा हुआ टी का मान भी बढ़ेगा। सर्दी के मौसम में एल का मान घटेगा अर्थात टी का मान भी घटेगा। इतना बहुत है। अगला फैक्ट क्या लिखा, चंद्रमा पर भी अब लोलक घड़ी को लेकर चले गए। इसी वाली घड़ी को आप चंद्रमा पर लेकर चले गए तो क्या होगा, इसी चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है भैया पृथ्वी पर जी का मान ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा पर जाके जी का मान सीधा कितना 1/6 है। तो जी का मान सीधी बात है कम तो हो गया, उसमें 6 से भाग लग जाएगा अर्थात कम हो जाएगा। और जी का मान कम करेंगे टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ के इस चीज़ को आसानी से परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन से तो पक्का सही आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने आपको एक्स्ट्रा समझाने के कारण थोड़ा बीच में डाउट दिया है, तो वो आप लोगों के भले के लिए दिया, ताकि आप लोग जो छोटी छोटी गलतियाँ अभी तक करते थे वो आप करना छोड़ दें और जो डाउट थे वो ख़त्म हो जाएं। तो इसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज कीजिए आप, और तब भी यदि कोई डाउट बनता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इससे संबंधित टेक्स्ट पेपर हम लोग आप लोगों को अपने ऐप पे उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप लोग जो छोटे मोटे क्वेश्चन गलत करते थे या फिर डाउट में थे उनकी आपके डाउट ख़त्म हो जाएं और आप लोग आसानी से अपनी सफलता से आलिंगन कर सकें। तो हाल फिलहाल में आज की क्लास समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।